सर ये रेंटल साइकिल में जा रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट से। थर्मल पावर प्लांट में जा रहे हैं आप? ओके, बताइए बच्चे क्या होता है पावर प्लांट, थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें मुझे। सर पावर की प्रोडक्शन जहाँ पे की जाती है, कोई भी मीन ले सकते हैं, फ्यूल के जरिए, डीजल इंजन के जरिए, सोलर के जरिए या हाइड्रो पावर प्लांट, और बस मीन किसी भी कोई भी हम डिफरेंट सोर्स के साथ करके पावर प्लांट करते हैं। पावर प्लांट मीन्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, यस सर। शॉर्ट फॉर्म लिखने जल्दी से। पावर प्लांट का मतलब नहीं कि प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कोई भी सोर्स हो सकता है आपके पास, ठीक है। मैं एक पावर प्लांट बच्चे आपको सिखाऊंगा थोड़े से मिनट में। अगर एक पावर प्लांट अगर आपने सीख लिया तो समझ लीजिए आपने 15 पावर प्लांट सीख लिए बेसिकली, इंक्लूडिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ऑल्सो, ठीक है। तो एक पावर प्लांट को आपने ग्रिप रख लेनी है, तो दुनिया में किसी जगह पे किसी प्लांट पे भी जाएंगे तो सारे प्रोसेस उसमें सेम है, ठीक है। तो ये रंकाइन साइकिल है। रंकाइन साइकिल मीन्स द स्टीम पावर प्लांट टू प्रोड्यूस स्टीम। रंकाइन मीन्स आपने किधर जाना है, स्टीम की तरफ जाना है, ठीक है। और पावर प्लांट जो थर्मल पावर प्लांट जितने भी सारे हैं वो स्टीम साइकिल पे डबल बेसिकली क्या होता है कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट, वो सारे के सारे इसमें स्टीम भी है, ये फोकस करते हैं। अच्छा बताइए मुझे पावर प्लांट की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? लेट्स सपोज मैंने पावर प्लांट लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा फैक्टर है जो कि पावर प्लांट पे, कौन सा फैक्टर उसके लिए जरूरी है? सबसे पहली चीज नंबर 1, जल्दी जल्दी बताएं। और उसके अलावा और जल्दी से जल्दी से। जिस जगह पे लगा रहे हैं उसको देख रहे हैं। वेरी गुड। और जी, और ट्रांसमिशन लाइन जहाँ पे लेके जाना, लोड सेंटर से फासला देखते हैं। ओके, और फिर दूसरे फैक्टर देखते हैं कि उस जगह पे लगा रहे हैं तो उस जगह पे एक एनवायरनमेंट है वो अफेक्ट होगा। अच्छा पाकिस्तान में एक चीज़ बेटे मैं शॉर्ट इन बता दूँ कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस बहुत ज़्यादा है हमारे पास। लिख लें पॉइंट कि हमारे पास ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। नंबर 1 चीज़ क्या जी, पावर प्लांट लगाने के लिए सबसे पहली चीज़, ये 5 से 6 बेटे पॉइंट ऐसे हैं, आप इनको याद रख लें। और पावर प्लांट के अंदर जब आप जाते हैं तो बेटे इंटरव्यू वो ये जनरलाइज नहीं लेते, जनरलाइज नहीं लेंगे वो आपसे, आपको उठा के ले जाएंगे नीचे वर्कशॉप में, आपके हाथ में पकड़ा देंगे ड्राइंग, ठीक है। और ड्राइंग बता देंगे, कहेंगे डिकेंडिंग एरिया में चले जाओ, कहेंगे फिल्ट्रेशन एरिया में चल जाए, वो कहेंगे जनाब इंजन की रेट साइड में चल जाए, और उस ड्राइंग के मुताबिक आपसे पूछेंगे हीट एक्सचेंजर क्या है, बॉयलर किधर लगा हो, ठीक है। इनके इंटरव्यूज ऐसे होते हैं, ठीक है। और ये कभी भी एक परसेप्शन ये है कि कभी भी टॉप जो हाई ग्रेड बच्चे उससे नहीं रखते, क्योंकि टेक्निकल बच्चे को रखते हैं, बेशक उसका 2.2 या 2.5 क्यों ना हो, क्योंकि उसको देखेंगे यार इसकी टेक्निकल अप्रोच कितनी है। कहते हैं यार वो हमारे किसी काम की नहीं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे किसी काम का वो बच्चा नहीं जिसको कुछ नहीं आता। तो ये आपने ग्रिप रखनी है, और वो ड्राइंग इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। अगेन जैसे मैं आपकी बात करूँ पीएलसी कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल रूम, ठीक है, और ट्रांसमिशन लाइंस, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस 1100 केवी की वायर्स हैं, तो यू मस्ट नो अबाउट कि वो कहाँ कहाँ पे लगी हैं, ठीक है। सो बेसिकली पावर प्लांट के लिए सबसे पहली चीज, सबसे मेन जो चीज है वो क्या चीज है, लोकेशन। और वो कोई भी पावर प्लांट है उसके लिए क्या चीज रिक्वायर्ड है, लोकेशन, ठीक है जी। अब लेट्स सपोज इसको टारगेट करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पे, क्या चाहिए आपको, लोकेशन। यू नीड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ डैम, ठीक है। तो फिर आगे प्रोसेस आपको पता होगा कि कहाँ पे स्टोरेज होती है, कहाँ पे पेन स्टॉक बनता है, कहाँ पे वो जाके प्रेशर रिड्यूस होता है उसका, और फिर जाके वो टरबाइन में एक्ट करता है, ठीक है जी। तो इसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कभी मौका मिले, लेकिन ये कि सबसे पहली चीज़ क्या जी, लोकेशन। बताइए जी सोलर प्लांट में जल्दी जल्दी बताएं क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, सोलर प्लांट में क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, लोकेशन, ठीक है जी। विंड टरबाइन में क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, टाइडल वेव्स में क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, क्योंकि समुद्र का एक खास एरिया है कि वहाँ पे वो लगाएंगे तो क्या होगा, उससे वेव जनरेट होगी और उससे आपके पास। उसके बाद ये थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या जी, हर जगह हम ये नहीं लगा सकते, ये बात याद है, ठीक है जी। सेकंड चीज क्या है, सेकंड फैक्टर, ये जितने फैक्टर्स बेटे बता रहे हैं ये सारे के सारे इसमें यूटिलाइज हो रहे हैं, ठीक है। हमारे पास पावर प्लांट की ह्यूज सेटअप है, गियर प्रेटिस पड़ा हुआ है, एक गियर प्रेटिस पड़ा हुआ है, वी हैव टू शॉप गैस टर्बाइन ये पड़ा हुआ है, एक वायर भी हमारे पास पावर प्लांट लगा हुआ है, ठीक है। सोलर सिस्टम भी छत पे लगा हुआ है, विंड टरबाइन भी हमारी एक लगी हुई है, ठीक है। सो सेकंड चीज क्या है जी उसके लिए, अवेलेबल सोर्स। अब वो अवेलेबल सोर्स क्या हो सकता है, जैसे मिसाल के तौर पे आप डिपेंड करता है ये पावर प्लांट कौन सा है। सो लेट्स सपोज कि यू वांट टू मेक अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक, तो नीड
वाटर। तो अवेलेबल सोर्स क्या हो गया? पानी। यू नीड थर्मल पावर प्लांट, हो सकता है थर्मल पावर प्लांट के लिए क्या चीज़ चाहिए आपको? फ्यूल। और वो फ्यूल कौन सा होता है? वी हैव 3 टाइप्स ऑफ फ्यूल। कौन कौन सा? नॉट कोल, इसके अलावा भी ऑयल और नेचुरल गैस। फर्नेस ओके। और फर्नेस मीन्स क्या? फर्नेस क्या है? ये पावर प्लांट बेटे पेट्रोल पे भी चल रहे होते हैं, छोटे मिनी जनरेटर्स, ठीक है, छोटे छोटे। और ये सारे आपकी फ्रेंचाइज पे जहाँ पे लगे हुए सारे के सारे वो एक छोटा सा पावर प्लांट ही है, समझ लें, ठीक है। ये डीजल पे भी चल रहे हैं और ये HFO पे चल रहे हैं, हाइड्रोजन फ्यूल ऑयल, दैट मींस फर्नेस ऑयल। देखा कभी किसी ने? पाकिस्तान के जितने भी ये पावर प्लांट्स लगे हुए, ये वाटसला का, वो मैन डीजल का, ये थर्मल पावर प्लांट चिराट का, ये हमारे पास ये जो सिड्नी का पावर प्लांट लगा हुआ, ये सारे के सारे क्या है, इनकी सोर्स मेन सोर्स क्या है? फ्यूल। और वो फ्यूल क्या है? फर्नेस ऑयल। ये बात याद रखें, HFO। और HFO बेसिकली क्या होता है? इट्स अ वेरी चीप क्वांटिटी में मिलता है, तो हमें चीप प्राइस में मिलता है। और ये क्या होता है? इसको फिल्टर किया जाता है बार बार, ठीक है। और इसकी थिकनेस इतनी ज़्यादा होती है कि जस्ट लाइक हनी। लेकिन हम क्या करते हैं कि ऑपरेशन के लिए इसको क्या करते हैं? इसको रिड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टीम हीटर्स। आपने स्टीम हीटर उसके अंदर लगाए होते हैं और उसको क्या करते हैं? पतला करते हैं। क्योंकि क्या करेंगे, इस थिकनेस को जितना आप हीट अप करेंगे उतना क्या होगा? ये मेल्ट होगा और फिर जाके इतनी रॉ फॉर्म में पेट्रोल की तरह ये आ जाता है, ताकि क्या करिए? फ्लशिंग कर सके और आपका इंजन चल सके, ठीक है जी। समझ आ गई? अवेलेबल सोर्स। सेकंड सोर्स क्या होगा आपके पास? कोल। फिर क्या होता है आपके पास? बायोगैस, वो भी चला सकते हैं आप उसके पास, ठीक है। उसके बाद बगास, राइस हब, ये भी आपके पास होता है। और इसके अलावा इसके बाद आपके पास गैस है। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ गैस। गैस क्या आपके पास है? नेचुरल गैस। सेकंड LNG, थर्ड प्रोपेन गैस। और इसके अलावा एक और गैस भी थी LPG, इसमें भी चला सकते हैं आप। और पाकिस्तान में जो क्रिसन टेक्सटाइल मिल है फैसलाबाद, वहाँ पे एक इंजन था जो गैस पे भी चल रहा है, वही एक इंजन है, उसको कहते हैं कि ट्रायल फ्यूल इंजन कह लें, ठीक है। ड्यूल फ्यूल भी है, ट्रायल फ्यूल भी है। वो गैस पे भी ऑपरेटेड है, सेकंड वो किस पे ऑपरेटेड है? डीजल पे भी ऑपरेटेड है। और उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं गैस और डीजल के मिक्सर से भी, ठीक है। लेकिन जो डीजल पे चलता है वो पेट्रोल पे नहीं चल सकता इंजन, ये बात याद रखें, ठीक है। लेकिन जो डीजल पे चलता है वो फर्नेस ऑयल पे ज़रूर चलता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी एक प्रिकॉशन है कि जब आपने फर्नेस ऑयल पे इंजन को चला लिया तो आपने बच्चे क्या करना है? आपने जो फर्नेस ऑयल को चलाया तो वो फर्नेस ऑयल पे इंजन को बंद नहीं करेंगे आप, क्योंकि फर्नेस ऑयल क्या होता है? थिक। तो वो जैसे ही उसके इंजेक्टर में, पंप में, उसकी वेन्स पे जैसे ही फ्यूल गया है, तो आप उसे जब स्टॉप करेंगे, सुन रहे हैं मेरी बात होती कि जब आप उसे क्या करेंगे? उसकी सप्लाई कनेक्टिविटी को डिस्कनेक्ट करेंगे, जब आपने इंजन को शट डाउन करना है, तो क्या होगा? उससे नुकसान क्या होगा कि वो थिकनेस होती है, वो अंदर ना लोथड़े बन जाएंगे, फ्यूल पंप स्टक हो जाएगा, इंजेक्टर स्टक हो जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं कि उसको फ्लशिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ डीजल। तो हम डीजल पे स्टार्ट करेंगे और डीजल पे उसको बंद करेंगे। लेकिन ऑपरेटेड फ्यूल क्या है उसका? इसकी बेस्ट एग्जांपल, अगर आपके पास एक गाड़ी हो और आपने उसके ऊपर CNG लगवाएंगे, तो विंटर्स में प्रॉब्लम होती है आपको, ठीक है। अगर आपने रात को CNG पे बंद कर दी तो सुबह स्टार्ट होने में वो बड़ा मसला करती है, ठीक है। इसलिए कहा यह जाता है कि रात को उसको किस पर खड़ी करें? फ्यूल पर, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट इज लोकेशन। सेकंड आपके पास क्या है? अवेलेबल सोर्स। और थर्ड चीज क्या होगी इसमें? लोड सेंटर से डिस्टेंस फ्रॉम लोड सेंटर। थर्ड चीज सोचिए जल्दी से। जो बेटे आपका मेन सोर्स है, जो अवेलेबल सोर्स है, उसकी फिल्ट्रेशन प्रोसेस, थर्ड चीज देखिए जल्दी से। और ये ऐसे नहीं कि जो पानी आपके डैम में उसको विदाउट फिल्टर किए आपने टरबाइन में भेजा। आई विजिट करबेला पावर प्लांट, तो हम जब कंट्रोल रूम में गए तो उस बंदे ने मुझे बाकायदा वीडियोस दिखाई, और उस वीडियोस में मैंने एनिमल बॉडीज देखी, ह्यूमन बॉडीज देखी, ठीक है। और सैंड के पूरे पूरे पहाड़ आते हैं अंदर। अगर आप इस पानी को फिल्टर नहीं करेंगे तो वो तो तबाह कर देगा। लेकिन सिस्टम हमारा ये जो लगा हुआ सारा, ये अरबों खरबों के इंजन है। ये ऐसा नहीं कि जनाब आप इसको विदाउट कोई गलती की तो जनाब ये बियर कर देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आपकी छोटी सी गलती बहुत बड़ा नुकसान करेगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है? इस अवेलेबल सोर्स को फिल्टर करना है। मिसाल के तौर पे सोलर सिस्टम आप उसी डायरेक्शन में लगाएंगे जहाँ पे सोलर की रेडिएशन आ रही है। वी हैव अ ग्रेटर इरेडियस इफेक्ट। कितना जी यहाँ पे?
1000 वाट पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास थर्मल पावर प्लांट में क्या है, किसी भी थर्मल पावर प्लांट में बैठे चले जाएंगे तो आपको ह्यूज टैंक नजर आएंगे, ह्यूज किस्म के स्टोरेज टैंक, ठीक है। और वो स्टोरेज टैंक का क्या मतलब है, क्योंकि पावर प्लांट का मतलब है टू रोटेट ए शाफ्ट, ठीक है। और वो शाफ्ट रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जैसे बन रही है हमारे पास, हम इसे यूटिलाइज करें, ठीक है। और अगर वो स्टॉप होगी टरबाइन तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ब्लैकआउट हो जाएगा, ठीक है। मेन हब हमारा तरबेला पावर प्लांट है। और अगर वो आगे जितना भी सिस्टम चला ले, छोटे छोटे मिनी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट या आईपीपी चला ले, उसका नुकसान वो कभी लोड बैलेंस ही नहीं कर पाएंगे, पीछे लोड बहुत ज़्यादा है। तो दैट मीन्स कि वो सारी की सारी एक्टिव और रिएक्टिव पावर, ये सारी की सारी रिएक्टिव पावर में चली जाएगी। एक्चुअली वो सिस्टम चल रहा है लेकिन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन उसकी हो ही नहीं रही। ये होता है ब्लैकआउट। जब तक मेन रीड की हड्डी नहीं चलेगी उसके बाद छोटे छोटे सिस्टम चलते हैं, ठीक है। और जो तरबेला में कंट्रोल रूम है वो कहता है, मैसेज देता है पावर प्लांट्स को इनको बताता है कि बेटे हम कि हमें सर इतनी लाइट चाहिए, इतना हमें लोड चाहिए, इतना जर्क लोड अभी हम भेजने लगे इस ट्रांसमिशन लाइन में, तो आप इसको बैलेंस करें, ठीक है। तो इसको बैलेंसिंग कैसे की जाती है, वी हैव अ ग्रेटर सिस्टम से कहते हैं स्काडा सिस्टम। पढ़ा आप लोगों ने, लिखे जल्दी, स्काडा सिस्टम। एवरीथिंग विल बी क्या होती है, ऑटोमाइज्ड एंड कंट्रोल सिस्टम। दैट मींस कि आपने 6 इंजन लगाए हुए तो 7वां इंजन ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएगा और एक किसी पे लोड नहीं आएगा, ठीक है। किसी एक इंजन पे लोड नहीं आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा पीछे से 100 किलोवाट का लोड है तो ये ऑटोमेटिकली 6 में डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो सारा कंट्रोल सिस्टम है। तो आपका सिस्टम ये लगा हुआ है, इंजन ये लगे हुए हैं, लेकिन आपके पास बेसिकली बैक में क्या लगा, ग्रिड स्टेशन आपके काफ़ी दूर है, लेकिन प्लांट आपके यहाँ पे लगा हुआ। यहाँ से क्या करते हैं, आपको ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम में आप बैठे हुए सिस्टम के ऊपर लैपटॉप पे, यहाँ से वो बंदा कंट्रोल रूम में प्रेस करता है, क्लिक करता है तो इंजन स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वी नीड अ लॉट ऑफ सेंसर इन बॉयलर, वी नीड अ लॉट ऑफ सेंसर इन स्टीम टरबाइन, वी नीड अ लॉट ऑफ सेंसर इन कूलिंग टॉवर। तो ये सेंसर ही कंट्रोल कर रहे हैं जो सारे के सारा हमें बताते हैं कि जनाब इसका टेम्परेचर राइज हो गया, इतना फ्लो हो गया, इतना पंप खराब हो गया है, ठीक है। लेकिन ये सिस्टम ऐसा कि फिर आपके पास एक पंप खराब हुआ तो पैरेलल में दूसरा पंप स्टैंड बाय पे रेडी होता है, उसको ना दूसरे पे ले जाता है, ठीक है। तो आपके सिस्टम में ये प्रॉब्लम नहीं लाता, ठीक है। तो ये बेसिकली सिस्टम इज अ वेरी हाईली कॉस्ट, इसकी समझ लें। इसका सिर्फ लाइसेंस लेने के लिए 50 लाख रुपए चाहिए इन पाकिस्तान, 50 लाख रुपीज फॉर द लाइसेंस, ठीक है। और मेरे ख्याल से एबीबी मोटर्स वाले इंस्टॉल करते हैं और सीमेंस वाले, दो कंपनीज हैं, ठीक है। और ये मैन का अपना सिस्टम है, वॉट्सला का अपना सिस्टम है, ठीक है। 2 पॉइंटेड इंडस्ट्रीज हैं पूरी दुनिया में, मैन, डीजल एंड टर्बो, जर्मनी, ठीक है, इनके सारे प्लांट्स लगे हुए पूरी दुनिया में। और ये वॉट्सला है जो कि फिनलैंड की है, इसके प्लांट्स लगे हुए, ठीक है जी। 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, नंबर 1, सेकंड, थर्ड, वेरी गुड। अब इसके बाद क्या करेंगे, जल्दी बताइए जल्दी। अच्छा, फिल्ट्रेशन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ तो हमारे पास क्या होता है कि वी हैव मल्टीपल टैंक्स, ठीक है। एक होता है डे टैंक, लिखते हैं जल्दी से। एक होता है बैक में स्टोरेज टैंक। स्टोरेज में तो ह्यूज क्वांटिटी में स्टोर्ड है, लेकिन हम हर एक को स्टीम नहीं कर सकते जितनी रिक्वायरमेंट है आपके पास। तो एक होता है डे टैंक, तो जितना फ्यूल आपको चाहिए उसमें से लेके हमने डे टैंक में रेडी किया होता है। और डे टैंक के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है सेटलिंग टैंक, लिखिए जल्दी से, सेटलिंग टैंक। तो अवेलेबल सोर्सेज में हम कह लें कि ये स्टोरेज सिस्टम भी है, ठीक है जी, फिल्ट्रेशन सिस्टम भी है। और अगर मैं आपको छोटी सी रफली एग्जांपल दूं तो वो एक छोटे से टैंक जिसकी मैं डे टैंक की बात करूं मेरे भाई, वो पूरे मैकेनिकल डिपार्टमेंट जितना है। और उस डे टैंक में 11 लाख लीटर्स ऑफ टन्स ऑफ ऑयल आता है, लिखिए जल्दी से। इसीलिए पावर प्लांट के बाहर जब आप जाएंगे तो आपको ह्यूज क्वांटिटी में टैंकर्स की लाइन नजर आती है, ठीक है। कम से कम 20-30 टैंकर खड़े होते हैं, क्योंकि एक दिन में वो डिकेंडिंग एरिया में ऑफलोड किया जाता है कम से कम मेरे ख्याल से 40 से 50 टैंक। लेकिन उस 40 से 50 टैंक में 10 टैंक वापस जाते हैं कराची, लेकिन कंपनी नुकसान बर्दाश्त करती है, क्योंकि क्या होता है कि उसमें मिक्सिंग होती है, उस ऑयल के अंदर फिल्ट्रेशन की जाती है, तो पता चले उसका टेस्ट होता है, लेबॉर्ट्री टेस्ट होता है। टेस्ट अगर वो पास ना हो तो फिर उसको यूटिलाइज नहीं किया जाता। उसमें पानी होता है, उसमें रेत होती है, या उसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करती ऑक्टेन नंबर हमारा, ठीक है। तो इस वजह से हमने 10 के 10 टैंक उसको वापस भेज दिया। तो ये प्रोसेस है।
अगेन वी हैव अ लॉट ऑफ थ्रेट इन पाकिस्तान। कभी ज़िल्ज़ला आ गया, कभी अर्थक्वेक आ गया, ये पॉलिटिकल सिचुएशन तो पिछले 10 साल से खराब है। आए दिन जिसका दिल करता रोड बंद कर देता है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि हमारे पास स्टोरेज सिस्टम इतना हो कि कुछ भी हो पाकिस्तान में तो हमारा सिस्टम नहीं रुकना चाहिए। अगर सिस्टम स्टॉप हो गया तो वो फिर शेखुपुरा में एटलस पावर प्लांट जो सप्लाई करता है, लाहौर में सप्लाई करता है, वो तो करेंगे नहीं, ठीक है। इस तरह फैसलाबाद में जो प्लांट्स लगे वो इंडस्ट्री में चलेंगी आपकी, समझ आ रही। तो कम अज़ कम जो इंडस्ट्री के पास जो स्टॉक होता है, रिमेंबर वो 15 दिन का तो होता है ऑयल शेल, ठीक है, कम अज़ कम 15 दिन। क्लियर है जी? 3 पॉइंट क्लियर है, फिल्ट्रेशन क्लियर है, स्टोरेज क्लियर है उसकी। अब क्या होगा इसके बाद? इसके बाद एक स्टेप लगा होता है जिसे कहते हैं बूस्टर यूनिट। बूस्टर यूनिट, क्योंकि जो देखें आपका वाटर है, आप उसके टेम्परेचर या प्रेशर को सडनली इंक्रीज करना है। अगर उसका प्रेशर नहीं बढ़ाएंगे, और प्रेशर किससे बनाया जाता है? विद द हेल्प ऑफ पेन स्टॉक। उसके डिज़ाइन ऐसा होता है कि पानी इतना ज़्यादा है तो छोटा सा पेन स्टॉक किया जाता है और उसको भी मोड़ किया जाता है आगे, फिर जाके टरबाइन में। तो ये बूस्टर यूनिट मीन्स टू बूस्ट द टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगेन जब आपने वाटर ऑयल को फिल्टर कर लिया तो इंजन के अंदर आप ठंडा ऑयल तो भेजेंगे नहीं, एंड विदाउट प्रेशर तो भेजेंगे नहीं, क्योंकि नीचे से ऑयल आ रहा है और हाइट इंजन की है तकरीबन कम से कम 20 फुट। एक इंजन की हाइट वो जो लगा हुआ आपके पास वो कम से कम 20 फुट का होगा, ठीक है। और ये मैकेनिकल की आधे मैकेनिकल तक है, मैकेनिकल के दरमियान से शुरू कर लिया और ये पीछे बैक तक जाता है। इसका सारा सिस्टम, इसके बैक का सारा एक्सिलरी सिस्टम, इसका फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ये सारा कुछ, ठीक है। तो समझ आ गई कि वो बूस्टर यूनिट क्यों जरूरी है, ताकि क्या करे, उस ऑयल का प्रेशर बढ़ा दे। अगर गैस यूज करें उसका प्रेशर बढ़ा दे विद हेल्प ऑफ कंप्रेसर, ठीक है। अगेन विंड टरबाइन ऐसी जगह पे लगाई जाती है उसकी लोकेशन की जहाँ पे एयर का प्रेशर, एयर वेलोसिटी काफी ज्यादा हो, ठीक है। इसी तरह हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या होता है, पानी बेसिकली क्या करे, ज्यादा जाके स्ट्राइक करे। क्लियर है जी? तो ये बूस्टर यूनिट था आपका। उसके बाद नेक्स्ट यू हैव योर मेन सिस्टम। जब आपने प्रेशर और टेम्परेचर उसका बढ़ा दिया तो आपके पास क्या है जी, मेन सिस्टम। और वो मेन सिस्टम क्या है? आपके पास टरबाइन हो सकती है, आपके पास इंजन हो सकता है, आपके पास और क्या हो सकती है? कहीं जल्दी से जनरेटर नहीं होता बेटे, जनरेटर में डायरेक्ट कंबस्शन नहीं होती। देखिए जो आपने सोर्स लिया है पानी, उसको कहाँ यूज कर रहे हैं? जल्दी से बताएं। टरबाइन, गुड। ऑयल किधर यूज होगा? जल्दी से बताएं। बॉयलर में नहीं यूज होता, फर्नेस नहीं है यार, बताइए ऑयल कहाँ यूज होता है? इंजन में। ऑयल किधर यूज करेंगे? गुड। अगर आपके पास गैस है तो आगे क्या लगा होगा? सोचो, बॉयलर लगा होगा, बॉयलर के बाद क्या लगा होगा? टरबाइन, गैस टरबाइन। क्लियर होगी प्रोसेस कि वी हैव मल्टीपल प्रोसेस, ठीक है। अगर आपके पास ऑयल है तो मेक श्योर माइंड में डेवलप करने की इंजन लगा हुआ। समझ आ रही मेरी बात? अगर आप इंडस्ट्री के अंदर एंटर हुए और आपने देखा कि गैस की लाइनें हैं बड़ी बड़ी, तो आपका कदम रखने की देर है, आपके माइंड में सारी थ्योरी डेवलप हो जाएगी पावर प्लांट की। सर ने ये बताया था लोकेशन, उसके बाद डिकेंडिंग एरिया, ये सारा स्टोरेज एरिया, फिल्ट्रेशन एरिया, और ये सारा के सारा, ठीक है। उन्हें ये कह देंगे मुझे स्टोरेज एरिया पे ले जाए, या उन्हें मुझे ये बता दें कि इसका फर्स्ट पॉइंट किधर है जहाँ पे आपका मेन सोर्स है। यकीन माने कि अगर आपने ये सीख लिया आज लेक्चर, तो आप मेन सोर्स पे चले गए, आप मेन रीड की हड्डी तक पहुँच जाएंगे। मिसाल के तौर पे आपके माइंड में खुद डेवलप हो जाएगा गैस टरबाइन है, सो दैट मीन्स हो सकता है बॉयलर लगाओ, तो हो सकता है कि बॉयलर के बाद गैस स्टीम टरबाइन लगी हो। ये भी पॉसिबल है कि डायरेक्टली ये गैस जो है गैस टरबाइन में जा रही है, ठीक है। तो ये आप सारा कुछ उसको क्या करेंगे, देख लेंगे, ठीक है। सो मेन सोर्स क्लियर है जी आपको? गैस टरबाइन सर ये बॉयलर में क्या करते हैं, जैसे बंद करते हैं गैस को, क्या जनरलाइज बात कर रहा हूँ। बॉयलर में बेसिकली क्या करना है, गैस हो सकता है जिसकी फर्नेस में नीचे गैस यूटिलाइज कर रहे हैं, आपको तो नहीं ना पता इंफॉर्मेशन, ठीक है। हो सकता है कि वो गैस जो आपको नजर आ रही है बाहर जो स्टोरेज सिस्टम पे लगी हुई है, वो सारी की सारी गैस हो सकता है डायरेक्टली गैस टरबाइन में जा रही है। हो सकता है कि वही गैस आगे बॉयलर लगा हुआ, समझ आ रही है मेरी बात? लेकिन जब आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे गैस के उसके जाएंगे कंप्रेसर वाली साइड, फिर आप बूस्टर यूनिट पे जाएंगे तो वो पकड़ते पकड़ते आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो जब आप आगे देखेंगे यही गैस या यही ऑयल आगे फर्नेस में यूज हो रहा है जो कि उसको बॉयलर को हीट अप कर रही है, तो दैट मीन्स कि आपके माइंड में डेवलप होता है कि बॉयलर के बाद इंजन नहीं लग सकता, तो बॉयलर के बाद क्या चीज लगेगी? स्टीम टरबाइन, ठीक है। तो एक सिस्टम बेटे आपने सीखना है, आप सारे के सारे पावर प्लांट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है।
और प्लांट छोटा या बड़ा देयर इज नो एनी डिफरेंस, ये बात याद रखें, ठीक है। किसी छोटे पावर प्लांट में चलेंगे तो अब भी प्रोसेस सेम है, और किसी बड़े पावर प्लांट में चलेंगे तब भी प्रोसेस सेम है, ठीक है जी। क्लियर है जी। अब आप भी एक्सपेरिमेंट मुझे खुद करवाना है ये, ठीक है। मुझे ये बताइए क्या चीज़ लगी हुई है आपके पास, ये कैसे चलेगा, सोचें। सबसे पहली चीज़ लोकेशन, वो हमारी कन्फाइंड स्पेस है, ठीक है, लैब में पढ़ा हो। सेकंड चीज़ क्या है, अवेलेबल सोर्स, क्या हो सकता है इधर, वेरी गुड, वी हैव सिलेंडर्स बैक साइड, और वो सिलेंडर क्या है, कौन सी गैस होगी ये, नहीं, और नो, दिस इज अ प्रोपेन गैस, लिखिए जल्दी से। हम चला सकते हैं एलएनजी भी, लेकिन लिक्विड नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी है कि कुछ अर्सा जितनी देर पड़ी रहेगी वो नीचे बैठ जाती है। आप गैस को लाना पड़ता है, सिलेंडर को लाएंगे, खपते रहेंगे, आप सिलेंडर हिलेगा नहीं, फिर जाके इसके अंदर प्रेशर डेवलप होगा। प्रोपेन गैस की प्रॉपर्टी ऐसी, इसका फ्लैश पॉइंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये कम से कम मेरे ख्याल से 2018 में ये फिल हुए सिलेंडर, जब मेरी ज्वाइनिंग थी यहाँ पे, उसके बाद कभी दोबारा फिल नहीं हुए। और आज क्या है, अभी तक नहीं सिलेंडर, ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये क्या थी, प्रोपेन गैस। अवेलेबल सोर्स क्या था, लोकेशन क्या है, दिस इज अ लैब, ठीक है। थर्ड चीज़ क्या है, वेट, ऑलरेडी छोटी सी गैस ये फिल्टर हुई है, और सिलेंडर के अंदर भी मैसेज होती है, क्योंकि हाई प्रेशर क्या होती है, मॉइस्चर कंटेंट को नीचे बढ़ा देता है, और उसके बाद क्या होता है, गैस। अक्सर क्या करते हैं, सिलेंडर को उल्टा करके लटा के वो थोड़ा सा खोलते हैं, तो क्या होता है, पानी के ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, दिस इज योर फिल्ट्रेशन, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड चीज़, मेन सोर्स क्या है, मेन सोर्स का है जल्दी से, इसके बाद दूसरी यूनिट, उसका प्रेशर हम डेफिनेटली यहाँ से क्या करेंगे, सॉरी वो उसका प्रेशर वाल्व खोलेंगे उसके ऊपर से, तो आपने इतना प्रेशर रिक्वायर्ड है, बूस्टर जा रहे हैं। उसके बाद क्या चीज़ है, इसको देखिए, इसको देखिए जल्दी, इसका बॉयलर, ठीक है, वो गैस किधर बर्न होगी, वेरी गुड। तो बॉयलर जब चलेगा, इसमें पानी आता है कम से कम 5 लीटर्स, लिख लें जल्दी से, 5 से 10 लीटर पानी हम इसमें डाल सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट है 5 लीटर, ठीक है। तकरीबन 15 से ये 20 मिनट लेगा चलने में बॉयलर, ठीक है, जो स्टीम को कन्वर्ट करेगा, पानी को स्टीम को। एंड वी हैव अ सब कूल रीजन, सैचुरेटेड रीजन एंड सुपर हीटेड, अगर आपने पढ़ा हो थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो बॉयलर जब आपके पास स्टीम जनरेट है, उसके बाद क्या होगा, वो किधर जाएगी, वेरी गुड, स्टीम टरबाइन में, दिस इज अ माइक्रो इम्पल्स स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन बेसिकली क्या होती है, इम्पल्स स्टीम टरबाइन, और ये क्या आपके पास माइक्रो इम्पल्स स्टीम टरबाइन। लेकिन हमें ये सारी स्टीम नहीं चाहिए, ये बात फोकस करनी है आपने, क्योंकि स्टीम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, अप टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। दैट मीन्स कि स्टीम क्या होती है, हाईली थर्मल एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा है, और हो सकता है कि आपको सिर्फ 100, लेट्स सपोज वी हैव 400 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ स्टीम, और जब आपने स्टीम को भेजा इसमें, तो कितनी डेसिपेट हुई, लेट्स सपोज 80 या 100, पीछे कितनी रहेगी, 380, सॉरी 300 रहेगी आपके पास, या 280 रहेगी, ठीक है। ये स्टीम फिर बच गई आपके पास, क्योंकि वो ये क्या चाहिए, थर्मल एफिशिएंसी। ये स्टीम जाके स्ट्राइक करेगी, उसके एरोफाइल ब्लेड क्या होंगे, रोटेट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वो रोटेट करेगी, लेकिन आगे स्टीम तो बच गई आपके पास। सो मैक्सिमम स्टीम हम क्या करते हैं, लिए हमने थोड़ी सी इसमें हमने फॉर्मेशन यूटिलाइज की, जो रेस्ट ऑफ द स्टीम है वो सारी की सारी दोबारा उसे प्रोसेस करते हैं। क्लियर हो रही है प्रोसेस, या दोबारा बताऊँ, वेरी गुड, क्या हुआ जल्दी से बताओ। सर पहले तो स्टीम प्रोड्यूस किया ना, हाँ। तो स्टीम प्रोड्यूस करने के बाद उसके जो आगे क्या कहते हैं, उसके जो ब्लेड्स हैं टरबाइन के, वो रोटेट हो गया, मगर सारी यूटिलाइज नहीं होगी, यस, तो वो उसको दोबारा रिसाइकल कुछ परसेंटेज स्टीम टरबाइन, अगर आप बेटे इंटरेस्टेड है तो मैंने उसकी मेंटेनेंस की हुई है, ठीक है। लेकिन उसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एरोफाइल ब्लेड है, उसका मेन स्टीम हेडर होता है, मेन लाइन है, टरबाइन है, हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है, अगेन शार्प रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो स्टीम बेसिकली क्या करती है, यहाँ पे एक नोजल लगी आगे स्ट्राइक करेगी दरमियान वाली साइड पर, ठीक है, तो ये रोटेट करेगी। जब ये मेन इसका ब्लेड रोटेट हुआ, तो दैट मीन्स वो प्रेशर आगे ट्रांसमिट होता है, तो जो स्टीम ने स्ट्राइक किया, थोड़ी सी स्ट्राइक की, तो लेकिन रेस्ट ऑफ द स्टीम तो बाहर जाएगी, तो वही क्या होती है, इसकी ऑपोजिट साइड से, डिकेंडिंग साइड से निकल के दोबारा आगे प्रोसेस में चली जाती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट। व्हाट इज कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट, क्या होता है जी कंबाइंड साइकिल। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास थर्मल पावर प्लांट में इंजन लगा हुआ है,
ठीक है। और आपने इंजन से क्या की, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी। अगेन इंजन का एग्जॉस्ट जो है, इंजन में हम किस दिन डिस्कस करेंगे, बेसिकली पावर प्लांट का हिस्सा है इंजन, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपको। तो जो इंजन का एग्जॉस्ट है बेटे, उसकी थर्मल एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जो एग्जॉस्ट है उसकी। तो हम क्या करते हैं, आगे हमने क्या लगा दिया, टर्बो चार्जर। देखिए जल्दी से, ताकि हमने क्या किया, उस इंजन की एफिशिएंसी को मजीद यूटिलाइज करें। हमने क्या किया, एक सोर्स से मल्टीपल सोर्सेज को रन करें, दिस इज अ कंबाइंड साइकिल, समझ आई। अब वो देख रहे हैं कि किधर किधर जाता है, एग्जॉस्ट किधर गया, टर्बो चार्जर, टर्बो चार्जर के बाद जाएगा इकोनोमाइजर, इकोनोमाइजर से फिर जाएगा बॉयलर, एंड दिस इज अ बॉयलर, दिस इज कॉल्ड वेस्ट हीट बॉयलर। और उसके बाद वो चिमनी से एग्जॉस्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो चिमनीज में भी छोटी छोटी टरबाइन लगा सकते हैं, जो वेरी हॉट टॉपिक, जो कि आजकल बड़ी रिसर्च हो रही है, इसमें पीएचडी स्कॉलरशिप भी बहुत ज़्यादा है, वो है उसके ऊपर एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस। दिस इज अ टॉपिक, अगर आप काम करना चाहते हैं तो एग्जॉस्ट गैसेस, क्योंकि एनवायरनमेंट आजकल को एनीवन फ्रॉम द लाहौर एंड फैसलाबाद, तो आपको नहीं पता फैसलाबाद लाहौर में कितनी स्मोक है, इंटेंस किस्म की स्मोक, लेकिन वो लेकिन इतनी क्वांटिटी में नहीं है, लेकिन जगह इंडस्ट्री है उसके अगर निकल रहा है एग्जॉस्ट बाहर, तो उसके ऊपर टरबाइन लगे, उसको यूटिलाइज करें, लेकिन वो एनवायरनमेंट को तो डैमेज कर रही है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट फर्नेस ऑयल, छोटा सा डीजल आप चला लें, वो इंजन पड़ा हुआ रेड आपके सामने, छोटा सा 3 किलोवाट का इंजन है, अगर ये मैं चलाऊँ तो आप लोग बैठेंगे नहीं स्लैब में, क्योंकि इसका एग्जॉस्ट इतना स्ट्रिलिंग है कि आप सबके फेस काले हो जाएंगे। तो वो फर्नेस ऑयल है जिसमें तो कार्बन पार्टिकल एमिशन इतनी कुछ ज़्यादा है जो डायरेक्टली एनवायरनमेंट में जा रही है। हम क्या करें, उसको फिल्टर भी करें और उसकी जो एनर्जी है, वो हीट है, उसको यूटिलाइज करें। अक्सर किसी बच्चे ने देखा हो तो एग्जॉस्टर सिस्टम से आग निकल रही होती है ऊपर, ये क्या है, आपको तो डायरेक्टली नजर आता है कि हम एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं। धुआं इतना डैमेज नहीं करता जितना ये आपके पास डायरेक्टली फायर पार्टिकल्स जाके डैमेज करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट नॉक्स ऑफ एमिशन एनवायरनमेंट में जाती हैं, ठीक है। इस पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। सो प्रोसेस हमारा क्लियर है, रिपीट करें इसे। सबसे पहली चीज क्या थी, सेकंड, थर्ड फिल्ट्रेशन प्रोसेस एंड स्टोरेज, 5 बूस्टर यूनिट, 6 वेरी गुड। उसके बाद टरबाइन, टरबाइन के बाद इतनी डिस्कशन की है, जल्दी से बताओ किधर जाएगी वो, जल्दी से बताओ। टरबाइन के बाद सी किधर जाएगी, जल्दी से किधर जाएगी, टर्बोचार्जर है, वेरी गुड, कंडेंसर, यहाँ कूलिंग टावर ये लगा हुआ है आपके सामने। रिसाइकिल का लफ्ज यूज करें, वो कैसे होगा, यदि आपको कंडेंसर एंड बस गुड, तो वो स्टीम आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पानी में, ठीक है। अब अगेन सवाल प्रोड्यूस होता है, एक सवाल मैं आपको कहता हूँ कि बॉयलर जो होता है, पढ़ा आप लोगों ने बॉयलर थोड़ा सा, बॉयलर को कैसे उसकी कैपेसिटी से कैसे मेड किया जाता है। लेट्स सपोज कोई बंदा कहते हैं 10 टन का बॉयलर है, क्या मतलब है उसका, दैट मींस 10,000 किलो वाटर, 10,000 केजी वाटर उसके अंदर आता है, एंड ही हैज उस सिस्टम की कैपेसिटी है कि उसने कितनी 10 टन स्टीम प्रोड्यूस करनी है। अगेन अगर 10 टन स्टीम प्रोड्यूस करे तो हो सकता है उस बॉयलर में 15,000 लीटर्स ऑफ वाटर आता है, क्योंकि डेसिपेशन रेट भी है, क्योंकि वाटर की प्रॉपर्टी है ना, जब आप बॉयलर करते हैं, उसको बॉईल करते हैं वाटर को, तो सबसे पहले क्या होता है, बबल फॉर्मेशन, वही बबल ऊपर जाके फटते हैं, फिर वो क्लैप्स होते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर दोबारा बन के ऊपर जाते हैं, दिस इज द टेम्परेचर राइज। अक्सर ऐसे होता है कि वाटर जब आप हीटअप कर रहे हैं तो उसकी सरफेस से टेम्परेचर होता है, लेकिन नीचे टेम्परेचर नहीं होता। जब आप चाय शाय बनाए ना, एक आप उंगली डिप करें तो आप हीट नीचे देते हैं, नीचे वाली जगह पर टेम्परेचर नहीं होगा, लेकिन ऊपर वाली सरफेस पे होता है, क्योंकि वही प्रोसेस जो इवेपोरेशन प्रोसेस है, बबल फॉर्मेशन ऊपर जाके ब्रस्ट होते हैं। समझ आई मेरी बात। इट्स अ लॉन्ग थ्योरी है, बॉयलर में इंशाल्लाह कभी जिंदगी है तो डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास क्या नहीं, अगर कोई बंदा कहता है फैसलाबाद इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल में एक छोटी सी इंडस्ट्री है, उसमें कम से कम 6 से 7 बॉयलर लगे हुए, एक बॉयलर है 10 टन का जो स्टीम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक बॉयलर को कितना पानी चाहिए, 15,000 एवरी 1 आवर, 15,000 लीटर ऑफ वाटर कहाँ से लेगा वो, एक बॉयलर। और अगर मैं बात करूं 20 टन 30 टन का बॉयलर, पाकिस्तान में सियालकोट में इंडस्ट्री 60 टन का बॉयलर लगा हुआ, 50 टन का भी लगा हुआ,
तो ये पानी कहाँ से ले रहे हैं? 10 टन के 10 बॉयलर लगे तो पानी किधर से लेंगे? जमीन से। हर घंटे बाद उनसे जमीन से पानी लेना ही लेना, ठीक है, कोई चारा नहीं। लेकिन ये हम क्या करते हैं, रिसाइकिल करने से हमें ये हो सकता है कि वही स्टीम पानी में कन्वर्ट करके हम दोबारा उसे फेंकते, लेकिन अगेन वो इतनी ज़्यादा स्टीम नहीं होती, पानी नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें 50% ज़मीन से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। रिसाइकिल किया जाता है, उसमें आरओ वाटर होता है, वो करते हैं, लेकिन पानी तो सही आरओ करें, उससे जो मर्जी करें, लेकिन पानी तो सही आता है। अगेन समझें, तो कुदरत का निज़ाम ऐसा है कि अल्लाह ताला ने पता नहीं कितना नीचे पानी रखा हुआ है, हम उसे यूटिलाइज करिए। सिर्फ एक इंडस्ट्री की बात नहीं बेटे, वी हैव 177 इंडस्ट्रीज इन फैसलाबाद। और लाहौर की मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से 370 इंडस्ट्रीज हैं जो कि मेन सोर्स में है, ठीक है। इस रीजन की बात करें तो 465 इंडस्ट्रीज इस्लामाबाद के रीजन में है। ये हतार इंडस्ट्रियल स्टेट है, अटक इंडस्ट्रियल स्टेट है, KPK में हमारे पास आ जाती है, ठीक है। तो ये हतार में भी हर जगह पे बॉयलर लगा हुआ है। सो बेसिकली समझाने का मकसद ये है कि हम इस नेचर लाइफ के साथ क्या कुछ कर रहे हैं, और क्या होता है कि जब वही पानी जब आप क्लीनिंग में लेके जाते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, उसको आप विदाउट ट्रीटमेंट के आप उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं, निकाल रहे हैं उसको, और वो आपकी सर्फेस को डैमेज कर रहे हैं। एनीवन फ्रॉम फैसलाबाद? कोई है फैसलाबाद? क्योंकि फैसलाबाद में जनाब पानी का बहुत इशू है, और जो स्टार्टिंग पानी जो समुद्री रोड पे, सरगोदा रोड पे, तो वो बेसिकली इसकी रीज़न ये है कि नीचे वाली सरफेस पे जो पानी है वो डैमेज हो चुका है उस वेस्ट वाटर की वजह से, ठीक है। और उसका नुकसान ये कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस के पेशेंट हैं फैसलाबाद। उसको ट्रीटमेंट करके आपको डिस्पोज करना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज इसमें केमिकल ऐसे होते हैं। मिसाल के तौर पे एक इंजन है आपके पास, ये बॉडी, मैं आप वेस्ट की आपको बताना चाह रहा हूँ, ये बॉडी है आपके पास, ठीक है, केसिंग। इस केसिंग को आपने डिस्पोज ऑफ करना है। अगर मिसाल दूँगी यही बॉडी आपकी बेटी एक बाहर पड़ी ले, ठीक है, और इसमें बारिश हो रही है, इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है, इस पर रस्टिंग हो रही है, लेकिन आफ्टर 15 ईयर्स बाद या 10 साल बाद सिर्फ आप इसको उंगली टच करेंगे, मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा था, टेस्ट करके छोड़ेंगे तो वो कैंसर आपकी बॉडी में फैल जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? क्योंकि इस पर केमिकल ट्रीटमेंट ऐसा हो चुका है, इसकी चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं कि ये डैमेज भी हो चुकी होगी, लेकिन जब आप बॉडी टच करेंगे तो क्या होगा कि वो सारे के सारा आपकी बॉडी को डैमेज करेगा। तो जब जो इंडस्ट्री के केमिकल वेस्ट है, एक तो केमिकल वेस्ट ऐसा है बॉयलर का, वो छोटा सा केमिकल है, वो आपकी बॉडी पे हल्का सा टच हो जाए तो दाने निकल आते हैं। अभी तो मैंने इंजन की बात नहीं की कि इंजन के अंदर जो इनकम रॉक वूल होती है वो क्या करती है। तो आप खुद सोचेंगे जब वही पानी अगर नीचे जा रहा है, उसको डिस्पोज ऑफ आप 100 फीट कर रहे हैं, 200 फीट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो आपने निकालना। पेरे जी बच्चे समझ आई? याद रहेगा पावर प्लांट? तो ये था बेटे पावर प्लांट। आप दुनिया में किसी जगह पावर प्लांट में चले जाए, आपको नजर आ जाएगा यार एक टैंक बने हुए, तो आपके माइंड में थ्योरी डेवलप इंजन। हाइड्रोइलेक्ट्रिक का तो पता ही है कि ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक है, डैम है आपके सामने, ठीक है। विंड टरबाइन की बात करें तो दैट इज विंड टरबाइन, लेकिन आपके सामने सारा कुछ वो माइंड में डेवलप हो जाएगा। टाइटल आप देखेंगे नहीं, सोलर आप देखेंगे, ठीक है। सोलर के लिए भी इसके एंगल बहुत ज़रूरी हैं, हर जगह पे नहीं लगाया जा सकता सोलर सिस्टम, क्योंकि इसका एक एंगल अगर आप प्रॉपर्ली सेट नहीं करेंगे तो आपकी सारी लाइट ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। अगेन उसके अलावा ये थर्मल पावर प्लांट में अगर आप इंडस्ट्री में एंटर हुए और आपने देखा कि काला काला ब्लैकिश सा एरिया है, तो सारे के सारा कोल, तो आप पता चल जाएगा कोल है। अब कोयला किधर जलाया जाता है? फर्नेस के ऊपर क्या लगा होगा? बॉयलर के साथ क्या होगा? स्टीम के बाद क्या होगा? स्टीम के बाद कंडेंसर के बाद क्या होगा? और वो रिसाइकिल होकर पानी और फिर दोबारा, ठीक है सर, याद हो गया जी पावर प्लांट। और कोई सवाल जी बच्चे का क्वेश्चन? बहुत अच्छी फील है ये। पर्सनली जितने पैनाफ्लेक्स लग रही है सारा मेरा एक्सपीरियंस है इन प्लांट्स मैंने काम किया बेटे। अगर इट्स अ गुड न्यूज़ कि 35 से 36 कैप्टिव पावर प्लांट लगने हैं सी पैक में। और पावर प्लांट में ये होता है कि अगर आप चले जाएं, थोड़ा सा मैं आपको मोटिवेट कर दूँ, तो आपका कैरियर उस दिन से स्टार्ट हो जाता है। और स्टार्टिंग सैलरी भी यहाँ पे अच्छी खासी है, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड जॉब है, इतनी इजी जॉब नहीं है। मिसाल के तौर पे ये तो मैंने अभी टेम्परेचर की बात ही नहीं की, जहाँ पे फर्नेस लगे हैं, बॉयलर लगे हैं, अंदर टेम्परेचर नॉर्मल से
10 से 15 डिग्री ज़्यादा होता है। अगर यहाँ पे 50 है तो अंदर टेम्परेचर होगा 60, लेकिन आपने काम करना है उस इन्वायरमेंट में, ठीक है। लेकिन ये कि आपकी प्रोफाइल बेटे डे बाई डे बूस्टअप होती है। अगर एक भी पावर प्लांट का एक्सपीरियंस ले ले तो यही पावर प्लांट मिडिल ईस्ट में है। सऊदीया में डैम नहीं है, सऊदीया में समुंदर है लेकिन डैम नहीं है, ठीक है। ये सारे के सारे इंजन बेस्ड पावर प्लांट हैं, कहीं ना कहीं गैस टर्बाइन है, कहीं ना कहीं ये लगी हुई है, ठीक है जी। और इसमें सैलरीज भी बहुत ज़्यादा है। मिनिमम सैलरी में अगर मैं बात करूँ तो मेरे जो इमीडिएट बॉस थे उनकी 40 लाख रुपये सैलरी थी। जो हमारे यूनिट एक्स्ट्रा की ग्रेजुएट है मैकेनिकल के तबारिक अली ज़ैदी साहब, वो तो CEO है इसके मैन डीजल एंड टर्बो के, उनकी तो 60 लाख रुपये सैलरी थी पर मंथ। बट दे यूज्ड टू ट्रैवल लॉट, पूरे मिडिल ईस्ट का उनके पास चार्ज था, ठीक है। तो मैं ये मोटिवेट इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप इसमें जाते हैं, इसको सीखते हैं, तो ये आपकी एक इंटरनेशनल प्रोफाइल डेवलप हो जाएगी। और वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल का बंदा वो मैकेनिकल और सिविल के काम भी कर रहा होता, और मैं मैकेनिकल का था तो मैं सिविल और इलेक्ट्रिकल के काम भी कर रहा था। लेकिन ये प्लांट में बेटे जैसे मैंने आपको बताया कि अरबों खरबों का प्लांट है, यहाँ पे आपकी एक गलती भी माफ़ नहीं होती। छोटी सी आपने गलती की तो ये इंटरनेशनल प्लांट है, आपकी एक दफ़ा किसी प्लांट में रेपुटेशन डाउन होगी तो पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड चल जाएगी प्रोफाइल। ये थोड़ा सा आपको एक्टिव प्ले करना पड़ता है, ठीक है। इसको सीखें। ये तो अभी छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था ब्रीफ, लेकिन ये इट्स नॉट ईजी, ये स्टीम टर्बाइन इज़ नॉट ईजी। इसके करीब भी भटकने नहीं देंगे वो आपको, कम से कम 2-3 साल बाद, क्योंकि इसकी जो समरी ड्राइंग है, इसके फर्स्ट एंगल, थर्ड, फोर्थ, इसकी फॉर्मेशन, इसका ऑपरेशन, इसके ट्रीटमेंट, इसके स्पेयर पार्ट्स, अगेन इसकी डिफ्लेक्शंस, इसकी जनाब मेंटेनेंस, ये तब ही आप कर सकते हैं जब आपके पास इसके पॉइंटर होंगे। तो स्टार्टिंग में अगर आपको कहीं पे भी जगह मिलती है इनके साथ घुस जाएं और इसको सीखें, ठीक है। अच्छा सर, ये कह रहे थे कि इस लैब में बेटे सोलर के काफ़ी प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं आपके सामने। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि बैक साइड पर पड़ा हुआ सोलर ग्रास कटिंग मशीन स्टूडेंट के प्रोजेक्ट्स हैं सेमेस्टर, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कोई CEP करना चाहते हैं तो कर लें, ठीक है। सोलर बैग एक पड़ा हुआ आपके सामने, ठीक है। ये टूर वालों के लिए सबसे अच्छा है। टूर पे जाते हैं तो आपके पास लैपटॉप और मोबाइल अंदर रखें, चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये पिंक कलर का आपके पास सोलर मिनी पावर स्टेशन है। आप ये छोटी सी स्टैंड पड़ा हुआ है, इसको एंगल को सेट करें और जनाब लैपटॉप रखें, मोबाइल रखें, सब कुछ चार्ज हो जाएगा आपका, ठीक है जी। उसके बाद सोलर ड्रायर सिस्टम पड़ा हुआ है, ठीक है। उसी के साथ वाटर स्प्रिंकल सिस्टम फील्ड के लिए पड़ा हुआ है, वो छोटा सा पीछे जो बाल्टी पड़ी हुई बेसिकली क्या, वाटर स्प्रिंकल सिस्टम ऑपरेटेड बाय सोलर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद बेटे यहाँ पे आए तो ये हमारे पास एक इरिगेशन का प्रोजेक्ट था, उस बच्चे ने बनाया था। उससे पानी ट्रांसफर किया था, ये भी वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम है, ठीक है। फील्ड बनाई थी, ये बेसिकली क्या है, सोलर ट्रैकर सिस्टम, ठीक है। इसने कोशिश की थी, लेकिन ये सेमेस्टर प्रोजेक्ट नहीं है, ये बेसिकली FFP है, तो लेकिन उसने कोशिश की थी, उसने रोटेट की है सोलर ट्रैकर सिस्टम, ठीक है। ये भी आपके पास लगा हुआ है, एक आपके पास ये फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा है, ठीक है। और ये आपके पास छोटा सा मिनी चार्जर सिस्टम है। बैक साइड बात करें तो ये स्टैंड पे आपके पास ये लगा हुआ सोलर स्ट्रीट लाइट कंट्रोल सिस्टम, और वो एक छोटा सा स्टैंड पीछे बैक साइड पे फर्स्ट एड के पास पड़ा हुआ, वो है मोबाइल चार्जर। और ये सारे वर्किंग कंडीशन में है, आप इसको रखें बाहर चार्ज करने लग जाएगा मोबाइल, ठीक है।